नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा की NCERT, जिसमें हम 11वीं कक्षा के लेखक और कवि परिचय पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो सबसे पहले ये पंक्तियाँ ध्यान में रखनी हैं, किसकी हैं, कहाँ से ली गई हैं। जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। किसकी हैं? बाल मुकुंद गुप्त की। इनका जन्म होता है 1865 में, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक और हरियाणा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये हरियाणा का है। किस लेखक कवि का जन्म हरियाणा किस गांव से हुआ, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। प्रमुख संपादन हैं इनके अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं हैं, ये उनके संपादन थे। हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, अखबार चुनार, हिंदुस्तान। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सन 1907 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। तो ये भी एक प्रश्न ही है। विधिवत शिक्षा मिडिल तक ही प्राप्त की, मिडिल तक ही मतलब 8वीं कक्षा तक ही उन्होंने क्या किया, शिक्षा विधिवत रूप से प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में किन्हें देखा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का एक हथियार था। तो वो एक सक्रिय पत्रकार थे और इस कार्य को उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, बिना डरे मतलब लिखते थे वो। ठीक है, साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे और आगे जो शब्द है ना, इस शब्द को लेके मतलब उनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लंबी बहस हुई थी और ये पूछा जाता है। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। इम्पोर्टेंट है, अनस्थिरता को लेके किस किस के बीच बहस हुई, या बाल मुकुंद गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से किस शब्द को लेके बहस की, तो याद रखना है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति है। तो इसकी विदाई एक व्यंग है जो शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है, जो कि भारत में 2 बार वायसराय बन के आए थे, 1899 से लेके 1904 और 1904-05 मतलब 4 में फिर बने, 5 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2 बार वायसराय बने। के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बने। ठीक है, आयोग बने, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। मतलब कि लॉर्ड कर्जन ने अपने हिसाब से बहुत सारे कार्य किए, लेकिन सब किसको ध्यान में रख के? अपना हित ध्यान में रख के, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता का कोई हित नहीं देखा। उन पर लगातार अत्याचार किए, गंदी गंदी नीतियाँ चलाई, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही दुखदायी थी। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं, इस निबंध में, इस व्यंग कृति में। ठीक है, वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। उनको लगता था कि सरकार अपनी मर्जी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जो उसे अच्छा लगे वो कर सकती है। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक
पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो मुख्य बात है कि किस वायसराय के काल में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया? तो लॉर्ड कर्जन। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। कुशब्द होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। वो एक किसी अंग्रेज को मतलब काउंसिल में नियुक्त करवाना चाहते थे। उनको ये लगता था कि मेरी पावर है, मैं किसी को भी कहीं भी रखवा सकता हूँ, लगवा सकता हूँ, लेकिन ये बात उनकी मंजूर नहीं हुई। तो उनका घमंड टूट गया। यहाँ उनसे जनता भी तंग आ चुकी थी, तो मतलब वो एक तरफ से वो निकाले गए। ठीक है, यहाँ से बाट में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि शिव शंभू के विदाई संभाषण से कोई प्रश्न बनता है तो फटाफट से आपको ध्यान में आ जाएगा किसकी कृति है और किस लिए लिखा गया, उसमें क्या कुछ है। उसके बाद आते हैं शेखर जोशी। उन्होंने क्या लिखा है? अंतर को गुमड़ती, थोड़ा धुंधला है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। अंतर को गुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये दाज्यू उनकी रचना है, उन्हीं में से ली गई पंक्तियाँ हैं। इनका जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, इम्पोर्टेंट है, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सारे कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद शब्द चित्र है। ठीक है, इनको पहल सम्मान मिला है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की थी और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। मतलब लिखने का जो दौर चल रहा था, कई ऐसे लेखक निकले जिन्होंने, युवा लेखक जिन्होंने कहानी को एक अलग तरीके से लिखा। तो उस कहानी का उस जो दौर था उसका क्या नाम पड़ा? नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हुई हैं। ठीक है, पॉलिश में, अंग्रेजी में, रूसी में। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। तो किस कृति पर फिल्म बनी है? दाजू पर। ठीक है, गलता लोहा, यहाँ पर उनकी जो रचना 11वीं में लगी है, गलता लोहा किसकी है? शेखर जोशी की। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक है। तो इस कहानी में क्या है? जातिगत विभाजन पर है। ठीक है, एक मोहन ब्राह्मण जाति का बच्चा था। परिस्थितियाँ जिसे लोहार का काम मतलब करने पर मजबूर कर देती हैं। लोहार का काम करने में भी उसे बिल्कुल भी संकोच महसूस नहीं होता, ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। एक धनराम उसका सहपाठी था, वो लोहार का बेटा था। ठीक है, तो
मतलब कि इस तरीके की ये कहानी बनी हुई है। वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। क्योंकि उनकी खुद की जाति का कोई उनका मतलब था कोई संबंधी, वो उसके पिताजी से मोहन को अपने साथ शहर ले गया कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने एक घरेलू नौकर बना दिया उसे, सारा दिन घर के काम करवाते, और जो एक मेधावी बच्चा था वो एक नौकर बन के रह गया। और मतलब कि इस ऐसी स्थिति आई कि जो उसके पिताजी का बड़ा अफसर बनाने का उसका सपना था, मोहन को बड़ा अफसर बनाने का, वो टूट गया। और लास्ट में मोहन धनराम के पास बैठा होता है तो वो अपना वही लोहार वाला काम कर रहा होता है, लेकिन उससे वो काम ठीक से हो नहीं रहा होता। तो मोहन ने बिना झिझक महसूस किए उसका साथ ही नहीं दिया, उसमें उसकी सहायता ही नहीं की, बल्कि बहुत बखूबी से उस काम को किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग पढ़ते रहते हैं हिंदी व्याकरण, NCERT हिंदी साहित्य। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।